नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो है आपका ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है न्यू बुक आ गई है। इसमें पूरा का पूरा जो है सिलेबस वाइज कवर किया गया है। चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। जो भी आज तक यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे चैप्टर वाइज दिए गए हैं। इसकी शुरुआत हम लोग आज करेंगे पार्ट 2 का जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण में चैप्टर फर्स्ट जो इतिहास से शुरुआत होता है। इसमें देखिए अध्ययनवार जो है 1580 प्लस इसमें क्वेश्चन पूरा दिया गया है। अविस्तृत आंसर की दिया गई है। सभी के सभी जो पिछले कोई पेपर में आए हैं सारे क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड किए गए हैं। शुरुआत हम लोग इतिहास से करेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पहला चैप्टर है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा इसमें कवर करेंगे। इससे आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। इतिहास के बाद भूगोल करेंगे। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल जो भी जिसमें सिलेबस वाइज है सारा का सारा कवर कराया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको समय से पीडीएफ मिलता रहेगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो हम अच्छी तरह से वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं जो है इंडस वैली से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका हड़प्पा काल में इसमें कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों की अगर बात कीजिए तो उसमें जो है धौलावीरा जो था वह 3 भागों में विभाजित था। ठीक है ना। इसका व्याख्या देखिए, क्वेश्चन के साथ इसकी व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि व्याख्या से ही सारा का सारा क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। दिया गया आपका हड़प्पा काल का पूरा स्थल जो है धौलावीरा गुजरात पूछा जाता है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है तो गुजरात में। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है तो गुजरात में धौलावीरा स्थित है। कच्छ केरल मध्य स्थित द्वीप खंडीर में स्थित है। ठीक है ना। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। नगर के जो है प्रसाद वाले भाग को के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एक व्यापक समतल मैदान के आवेश मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है ना। तीसरे भाग की बात की तो नगर के पूर्व में स्थित है जिसे निचला शहर कहा गया है। ठीक है ना। जिसे कौन सा शहर कहा गया है, निचला शहर कहा गया है या अमन नगर कहा गया है। ठीक है ना। क्या कहा गया है, अमन नगर इसे कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है ना। धौलावीरा की खोज देखिए, यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है। धौलावीरा की खोज कब हुई थी 1967-68 में जेपी जोशी ने किया था। ठीक है ना। इसे आप लोग महत्वपूर्ण याद रखिएगा, किसने किया था, जेपी जोशी ने इसका जो है खोज की थी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है ना। तो देखिएगा आपका कालीबंगा, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। रोपड़ आप लोग जानते हैं इससे संबंधित है। लोथल भी इससे संबंधित है। लोथल एक बंदरगाह था, आपको पता है। लेकिन जो पाटलिपुत्र है इससे संबंधित नहीं है। ये आपका पाटलिपुत्र जो है ये आपका मगध काल में इसका जो है नाम प्रचलित होता है, या जो आपका महाजनपद काल है वहाँ पर पाटलिपुत्र का नाम लिया जाता है। ठीक है ना। यही व्याख्या देखते हैं तो लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, देखिएगा लोथल से क्या प्राप्त हुई है, युगल समाधि प्राप्त हुई है। पत्तन प्राप्त हुआ है। घोड़े का अवशेष भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। धान की भूसी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका जो है रोपड़ से प्राप्त हुई है। ठीक है। वस्तुएं कौन कौन सी मिली हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मानव कंकाल मिला, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है। तभी ना पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता में लोग इंसान के साथ कुत्ते को दफनाते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है ना। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। अग्निकुंड मिला है। आदि अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। आगे यह है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन की गई थी। ठीक है ना। जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक है ना। मोगलीपुत्र यह तिस्स थे जो है जो तृतीय जो बौद्ध सभा था पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि शासक अशोक से संबंधित है। अशोक के शासनकाल में होते हैं। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है। इसे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेथ, यानी मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो माउंट ऑफ द डेथ कहा जाता है मोहनजोदड़ो। देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं इसकी व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, आपको पता है। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला। ठीक है ना। माउंट ऑफ द इसे डेथ कहा जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड है, लगभग इसकी लंबाई चौड़ा की बात करें तो 7.01 मीटर चौड़ा है और 11.89 मीटर जो है लंबा है, तथा इसी गहराई की अगर देखा जाए तो 2.44 मीटर ये आपका गहरा है। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। पूछा जाता है कि वहाँ की लिपि कौन सी थी, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। आपको पता है कपास का जो साक्ष्य पहला है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने लकड़ी के बक्से अनाज भंडारित किया था, लेकिन लकड़ी के बक्से का प्रयोग वहाँ नहीं किया जाता था, तो क्या तो है ये आपका गलत हो जाता है। जो है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, ये भी नहीं सही है आपका। उसके बाद दिया है आपका सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों बड़े पैमाने पर पालते थे। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी के लोग ऐसा करते थे। इसे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसमें। मोहनजोदड़ो एक अन्य स्थलों में पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों की बात पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। ठीक है ना। व्याख्या में दिया गया है यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़पुरा स्थल जो है कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से कपास का निर्यात किया जाता था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसे इंडस कहा जाता। यूनानियों ने, देखिए माफ कीजिएगा, यूनानियों ने इसे इंडस कहा, जो सिंधु का ही रूपांतर है। हड़प्पाई लोगों के कुल 9 फसलें ज्ञात थी। 9 फसलें कौन कौन थी? गेहूं था, गेहूं की 3 किस्में थी। ठीक है ना। जौ था, जौ की 2 किस्में थी। कपास था, खजूर था, तरबूज था, मटर हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, तिलहन हो गया। ये सब वहाँ के कपास जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसलें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? देखिएगा जो भी खुदाई हुई है उसे आप लोग विशेष रूप से देखिएगा, और उसके अध्यक्ष कौन थे और कब की गई थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है जो है हड़प्पा सभ्यता के लोथल की खुदाई जो है एस.आर. राव ने किया था। किसने किया था? एस.आर. राव ने। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 से लेकर 1962 के मध्य एस.आर. राव ने, ध्यान रखिएगा किसने, एस.आर. राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई थी। यहाँ के नगर 2 भागों में विभाजित हैं। कौन कौन से? एक जो हो गया दुर्ग, जिसे गढ़ी बोला था, निचला नगर। संपूर्ण बस्ती का एक ही जो है प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, ठीक है ना, मनका बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त हुए हैं। धान के साक्ष्य, ये अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी लोथल से क्या क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना मिला है, धान के साक्ष्य भी वहां से प्राप्त हुए हैं, और अग्निकुंड के भी साक्ष्य आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। और लोथल एक बंदरगाह था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़ों की जो है अस्थियों के अवशेष की बात की जाए तो यह मिला आपका सुरकोतदा से। ठीक है ना। कहाँ से मिला है? सुरकोतदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। व्याख्या देखते हैं। सुरकोटदा गुजरात, देखिएगा गुजरात का ही स्थान है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है ना। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा के समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण भी प्राप्त होता है यहाँ से। ठीक है ना। लोथल से घोड़ों की लघु जो है मृण मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता से इतने क्वेश्चन आए थे, कवर हो जाता है। अब आते हैं हम वैदिक सभ्यता पे। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा का पूरा कवर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से शुरुआत होता है। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ठीक
ठीक है ना। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराना उपनयन कहलाता है, ठीक है ना। जनेऊ जो धारण करवाया जाता है वही उपनयन संस्कार कहा जाता है। आप लोग 16 संस्कार पढ़े हैं तो उसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर पूरा व्याख्या दिया गया, विस्तार से देखते हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस संस्कार को किसके नाम से जानते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं, ठीक है ना। जनेऊ की बात की जा रही है, जनेऊ में कुल कितने धागे होते हैं, 3 धागे होते हैं, जिन्हें सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। सत, रज और तम का जो है प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं। प्राचीन समय से आज के समय में इन संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है ना, बिल्कुल बदल चुका है। आप लोग जानते हैं पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में भी जानते थे, ठीक है ना, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था, ठीक है ना। उपनयन संस्कार के बाद जो है जो शिष्य होता था वह गुरु के जाकर आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता है, ठीक है ना। जब उपनयन हो जाता था तो उस समय बालकों को क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। पहले अनिवार्य नहीं था, ठीक है, परंतु कर्म कांडों में इसे अनिवार्य कर दिया, ठीक है ना, तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा, यानी विवाह के पहले उपनयन संस्कार जो है अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते आपको पता है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। आपका ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ठीक है ना। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्याख्या को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह भारत का आदर्श वाक्य है, ठीक है ना। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी, ध्यान रखिएगा 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, सत्यमेव जयते का, सत्य की सदैव जीत होती है, इसका यही अर्थ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते थे, ठीक है ना। वेदों के गद्य संस्करण जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है ना। ब्राह्मण कहा जाता है। देखिए वेद सभी के सभी पद्य में थे, लेकिन सभी लोग उसे नहीं पढ़ सकते, सभी लोग नहीं समझ सकते थे, इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण करवाया गया, ठीक है ना, ताकि वेदों को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। दिया गया है आपका वेदों के गद्य प्रकरण जो है ब्राह्मण कहलाते थे, ठीक है ना। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने के लिए सहायता मिलती है, ठीक है ना। पद्य सभी लोग क्योंकि संस्कृत में थे, सभी लोग वैदिक संस्कृत वो भी सब लोग समझ नहीं पाते थे, इसलिए उसके गद्य में पढ़ने के लिए ब्राह्मण की रचना की। अब देखते हैं अरण्य क्या होता है, ठीक है ना। अरण्य क्या होता है, अरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखे जाने वाला, ठीक है। जो ऋषि मुनि वन में बैठकर लिखते थे उन्हें अरण्यक कहा जाता था। इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था, ठीक है ना। अब देखते हैं उपनिषद क्या होता है। उपनिषद देखते हैं। उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है, ठीक है ना। उप का अर्थ है समीप और निस का अर्थ है बैठना, यानी समीप बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये वेदों के अंतिम भाग है, ठीक है ना। वेदों के अंतिम भाग ही उपनिषद है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा छोटा करते हैं। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, ठीक है ना। ज्ञान के सिद्धांत पर अगर बल देने की बात की जाए तो आपका ये उपनिषद ही है जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। व्याख्या इसकी देखें तो क्या दिया गया है, उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है, ठीक है ना। श्रुति ग्रंथ मतलब उपनिषद जो है श्रुति ग्रंथ का मतलब यह सुनकर ही लिखा गया है। गुरु अपने शिष्य को पास बैठाकर बोलते थे, शिष्य उसका जो है स्मरण करते थे। ये वैदिक वागम्य के अभिन्न भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव के संबंध में बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण जो है वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे अच्छा ज्ञान कोश जो है मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं।
17वीं सदी में, ध्यान रखिएगा, 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। ठीक है ना, जो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है ना, दारा शिकोह जो है आपका मुगल वंश से संबंधित था, उसने करवाया था और किस नाम से? सिर-ए-अकबर के नाम से कराया था। इसे आप लोग ध्यान दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? ठीक है ना, तो ऋग्वेद में अगर बात की जाए तो इंद्र उस समय सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र थे, क्योंकि ये बारिश कराते थे और लोगों को बारिश जो है ऋग्वेद में जो है खेती किसानी ज़्यादा वर्णन किया जाता है, तो बारिश के देवता थे, इसलिए जो है इनकी पूजा सबसे ज़्यादा होती थी ऋग्वेद में। ठीक है ना, देखते हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, आपको पता है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है, जिसमें 10 मंडल है। ठीक है ना, जिसमें 10 मंडल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 10 मंडल है और 1000 यानी 1028 जो है सूक्त है, 1028 सूक्त है। और ऋचाएँ की अगर बात की जाए तो 10,580 ऋचाएँ हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को ह्रोत, ठीक है ना, या ह्रोत या ह्रोता या होता कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को ह्रोत या होता कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किसका वर्णन है? इंद्र का है। इंद्र के लिए इसमें 250 श्लोक, ध्यान रखिएगा, इंद्र के लिए 250 श्लोक पूरा है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है ना, इंद्र के लिए 250 और जो है अग्नि की बात की जाए तो दूसरे नंबर के देवता थे, इनके लिए 200 जो है ऋचाओं के वर्णन की। आगे देखते हैं प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद आपको पहले ही बता दिया गया है, आपका कौन सा है? ऋग्वेद है प्राचीनतम वेद। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ठीक है ना, अपराध और अपराधी के जिक्र की बात की जाए तो यह आता है आपका उपयुक्त सभी में आता है, यानी अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया, मनुस्मृति में भी किया गया और न्याय मीमांसा में भी जो है अपराध और अपराधी का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जो है जिक्र किया जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है ना, मनुस्मृति हिंदू धर्म का जो है सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, आपको पता है ऋग्वेद में ही बताया गया है कि सभी जो है मनुष्य जो है मनु की संतान है। ठीक है ना, तो ऋग्वेद में इसका वर्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ठीक है ना, किसके मूल पाठ यानी ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो शतपथ और तैत्तिरीय की बात की जाए तो यह है आपके यजुर्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है ना, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की बात की गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एक चीज पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशिकी ब्राह्मण है, दोनों पूछा जाता है बार बार। शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो आपके शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है किस वेद का है? सामवेद की बात की जाए तो पंचविंश है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, और अथर्ववेद की बात की जाए तो गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ वही है जिसका जो है गद्य निर्माण अभी पीछे आप लोग देख कर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। दिया गया आपका ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ठीक है ना, तो गायत्री मंत्र की अगर बात की जाए तो गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित है। ठीक है ना, सावित्री यानी सूर्य देवता को यह आपका समर्पित है, सावित्री को। ठीक है ना, ऋग्वेद के ध्यान रखिएगा तीसरे मंडल में निहित, ऋग्वेद के पूछा जाता है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र के उल्लेख किया गया है, सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक मंडल सबसे पुराने हैं। ठीक है ना, 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन पुराना कौन सा है? इसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो पुराने की अगर बात की जाए तो सबसे पुराना आपका मत्स्य पुराण है। ठीक है ना, मत्स्य पुराण इनमें से सबसे ज्यादा पुराना पुराण है। ठीक है, देखते हैं इसके व्याख्या।
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। ठीक है ना। इसकी संख्या कुल कितना है? 18 है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भगवत पुराण से सबसे प्रमुख है। ठीक है ना। पुराणों के मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण को वायु पुराण कहा जाता है, सबसे प्राचीन जो है प्राथमिक पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? ठीक है ना, उपवेद की बात की जा रही है, तो आपका धनुर्वेद उपवेद है, आयुर्वेद भी है, शास्त्र भी है, और योग वेद जो है ये आपका किसी वेद का उपवेद नहीं है। ठीक है ना। देखते हैं, उपवेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेद जो है वेदों से संबंधित आते हैं, इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो है उपवेद जो है वेदों से संबंधित माने जाते हैं, और उपवेदों की संख्या 4 है। माफ कीजिए, वेदांग की बात नहीं कर रहा है, उपवेद की बात कर रहा है। वेदांगों की संख्या 6 होती है, यहाँ पर वेदांगों की बात नहीं की रही है। उपवेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। ध्यान रखिएगा, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है। यहीं आयुर्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद की बात की जाए तो यह सामवेद का उपवेद है, और शिल्प वेद देखा जाए तो यह अथर्ववेद का आपका उपवेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? तो आपको पहले ही बता गए हैं कि जो है इंद्र जो है वर्षा और चक्रवात के देवता है। ठीक है ना, वर्षा और चक्रवात की इंद्र देवता है। ठीक है, देखते हैं, ऋग्वेद के लोग प्रकृति शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा करते थे। ठीक है ना। देवों की पूजा की प्रधान विधि जो है स्तुति पाठ करना, यज्ञ में बलि चढ़ाना, ये सब जो है उन लोगों का जो है धार्मिक कर्मकांड था। यही प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता जो है वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद में रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। सबसे पहले कौन थे? वरुण थे, लेकिन बाद में जो है समय के साथ साथ आते आते जब तक ऋग्वेद की रचना की गई तो आपके जो है इंद्र प्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध के देवता, देखिएगा इंद्र, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसी क्योंकि ये युद्धों में लड़ते थे इसलिए इन्हें, यानी किलों को तोड़ने वाला इन्हें कहा जाता है, पुरंदर भी। इंद्र युद्ध के देवता, दुर्गों को तोड़ने वाले पुरंदर। देखिएगा प्रायवाची में पूछा जाता है पुरंदर किसे कहते हैं, तो इंद्र को ही कहते हैं। तथा वर्षा चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए क्या 250 श्लोक हैं, जो है पहले हम लोग बता चुके। आपका जो है वेद काल भी खत्म हो गया। अब आ जाता है आपका महाजनपद काल पे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे। दिया गया है आपका क्वेश्चन, राजा बिंबिसार के दरबार में, पहला क्वेश्चन है महाजनपद काल से, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक थे? तो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक जो कौन थे? आपके ऑप्शन सी जीवक थे। ठीक है ना, कौन थे? जीवक थे। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है ना, कौन सा? बिंबिसार जो है आपका हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे। ठीक है ना, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसीलिए यह आपका जो अपने जो है चिकित्सक को भगवान बुद्ध के पास भेजा था, जिन्हें बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु, ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था, वह बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु क्या था? बिंबिसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से एक ही क्वेश्चन मिला है महाजनपद काल से। अब आ जाते हैं हम जैन और बौद्ध धर्म से। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का स्थापन करने का निर्णय किसने लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कुशीनगर में। ठीक है ना, कहाँ किया गया था? कुशीनगर में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व द्वारा मैत्री योजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट, ठीक है ना, 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा और उसके परिनिर्माण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध को महापरिनिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पिछले क्वेश्चन में आपका देख कर आए हैं कि इनको जो है परिनिर्माण प्राप्त जो है हुआ था आपका कुशीनगर में। ठीक है ना, कुशीनगर में होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं तो, गौतम बुद्ध के धर्म
के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं को संबंधित स्थल निम्न है, ठीक है ना। कौन कौन से? जन्म, देखिएगा जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था इनका। गृहत्याग को अब इनका महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृहत्याग को कहाँ हुआ था? आपका राजगृह में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इसे कुशीनारा भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ठीक है ना। तो दिव्य ज्ञान के प्रचार की अगर बात की जाए तो किए थे आपके महाबोधि मंदिर समूह से, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह से किए थे। व्याख्या इसकी देखें तो महाबोधि मंदिर बिहार के गया, ध्यान रखिएगा, बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक सम्राट ने किया था, ठीक है ना। इसका निर्माण क्या कौन करवाया था? अशोक सम्राट ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष, ध्यान रखिएगा किस बिट? बट यानी बरगद के पेड़ के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। और वे बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध बनने से पश्चात सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों, ध्यान रखिएगा, तपस्सु और भल्लिक नामक जो है 2 बंजारों को जो है बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ठीक है ना। महाबोधि मंदिर समूह वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र यानी धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र का उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? तो सही जवाब है यानी पहला उपदेश की बात कर रही है तो सारनाथ में दिया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। व्याख्या इसकी देखें तो दिया गया आपका महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तक जो है कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिया था। सारनाथ को ऋषि पत्तन नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिया था, यानी सबसे अधिक उपदेश जो है कहाँ दिए हैं? श्रीवस्ती में गौतम बुद्ध ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, उस स्थान का नाम बताएं जो बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है ना। तो परिनिर्वाण गौतम बुद्ध को कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, या इसे कुशीनारा भी बोलते हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, ठीक है ना, कुशीनारा जिसे कुशीनगर में चुंद यानी लोहार द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो आपको पता है अभिधम्म पिटक है, सूत पिटक है, विनय पिटक है और ये जो है उपासका पिटक जो दिया है यह आपके तीनों पिटकों में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। पिछली बार ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं अगला, इसकी व्याख्या देखिए क्या दिया गया है। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। आपको पता है महात्मा बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। जो भी इनके जो है ये उपदेशक लिखे हैं, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बौद्ध के उपदेशों को संग्रह जो पिटकों में किया, त्रिपिटकों में किया। कौन कौन से? इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। बहुत बार पूछा जाता है त्रिपिटक किस भाषा में? ये भी पाली भाषा में। त्रिपिटक में सुत्त पिटक यानी सुत्त पिटक में किसका वर्णन है? धर्म संबंधी बातों का चर्चा की गई है। फिर आता है अभिधम्म पिटक, इसमें क्या दिया है? दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें है। और विनय पिटक की अगर बात करें तो नीति संबंधी बातों का उल्लेख है आपके विनय पिटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहले देख कर आ रहे हैं त्रिपिटक जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा, ठीक है ना। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को जो है बुद्ध कहा जाने लगा, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा जाए। यहीं अगर जो है उसके पहले जो है गौतम के नाम से जाने जाते थे। और जैन धर्म के जो है उनको क्या कहा जाने लगा था, जिन कहा जाने लगा था, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ध्यान रखिएगा, कब, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या की तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, ठीक है ना। पहले सिद्धार्थ थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में केंद्र क्यों है, ठीक है ना। दिया गया क्वेश्चन, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ये भी आपके वीडियो के पेपर में पूछा गया है। व्याख्या इसकी देखते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जो है जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, आपको पता है। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान बोध गया कहलाया, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ, ठीक है ना, यानी ऋषिपत्तनम या मृगदाव में 5 ब्राह्मणों को दिया था, ठीक है ना। 5 ब्राह्मणों को दिया था जिन्हें बौद्ध, ध्यान रखिएगा, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में, क्योंकि एक मिनट, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा यानी पाली, उस समय सबसे फेमस भाषा पाली ही थी, तो उसमें दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन आपको पहले भी देख चुके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया आपका बुद्ध ने कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है, तो कैवल्य का अर्थ जो है यहाँ पर जो दिया गया है, यह है आपका इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है ना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य का जो है अर्थ है। व्याख्या देखते हैं। कैवल्य का अर्थ जो है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संयस रहित और अस्थायी हो। विवेक उत्पन्न होने पर जो है औपाधिक दुख सुख आदि संहार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा का चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने को स्थिति को कल्लव कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 24वें जैन तीर्थकर का अंतिम तीर्थकर, देखिए दिया गया है 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे, ठीक है। तो आपको पता है जो है यहाँ पर महावीर स्वामी जो थे आपके 24वें जैन तीर्थकर थे और यही आपके अंतिम भी थे। व्याख्या देखते हैं। स्वामी महावीर प्रसाद जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे, ठीक है। इनसे पहले जो है 23 हुए थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर की अगर बात की जाए तो ये आपके ऋषभ देव थे, ठीक है ना। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना, ठीक है ना। महावीर स्वामी जो है जब पा गए थे आपका जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गए थे, तब वह महावीर कहलाए, ठीक है। आगे देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पासारोनाथ थे, ठीक है ना। पहले यहाँ क्वेश्चन हो जाता है 23वें कौन थे, आपके पासारोनाथ थे, जिन्होंने 4 महाव्रत, कौन सा, सत्य अहिंसा अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ठीक है ना। तो 4 किसने लगाया था, आपके पासारोनाथ थे, लेकिन उसमें 5वां जो ब्रह्मचर्य की अगर बात होती है तो महावीर स्वामी ने उसमें जोड़ा था, ठीक है। आगे देखते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो आपको पता है पहले जैन तीर्थंकर की अगर बात की जाए तो वे थे आपके ऋषभ देव, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, ऋषभ देव। व्याख्या देखते हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24वें तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है ना। कितने हुए हैं, 24 हुए हैं, जिनमें पहले ऋषभ देव, दूसरे अजित नाम, ध्यान रखिएगा जिनका नाम दिया गया सबका नहीं पूछता, यही सब पूछता है। यही 22वें की अगर बात की जाए तो
अरिष्ट नेम जी थे और 23वें आपके पार्श्वनाथ जी थे, 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है ना। ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेम जो था का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। ऋषभ देव और अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा अजीत नाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है ना। अजीत नाथ दूसरे थे ना, इनका उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म में महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर कहलाती है। ठीक है ना। जो भी उनके जो है महात्मा होते थे उन्हें तीर्थंकर कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इस तरह से भी बोला जाता है। यही आपके जो है त्रिरत्न है। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आपका जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है ना। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक, ठीक है ना, अर्धमागधी जिसे बोला जाता है, प्राकृतिक भाषा में दिए। जैन धर्म के 3 रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन, ध्यान रखिएगा, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और सम्यक आचरण यानी सही आचरण। ठीक है ना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, अनिश्वरवादी है। ठीक है ना। इनके आत्मा की मान्यता है। ठीक है। आत्मा में विश्वास रखते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं, यानी जैन धर्म के अनुसार भी पुनर्जन्म लोगों का होता है। ठीक है ना। यहाँ से आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी खत्म हो जाते हैं। अब आ जाता है आपका मौर्य एवं मरणोत्तर काल। ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो है महाजनपदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मौर्य और के बारे में पढ़ेंगे, और मौर्य के बाद जो भी शासक हुए उनके बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा। देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन पहला है आपका, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो आपको पता है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं। मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका लेखक जो है मेगस्थनीज थे। विदेशी यात्री और कुछ यात्री और भारत यात्रा उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो आपको यहाँ देखते हैं मेगस्थनीज है जो आपका 300 आया था, 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। इसकी पुस्तक कौन सा है? इंडिका, आपको पता है। दूसरा आपका फाहियान के दे लेते हैं। ये आपका 399 से 414 ईसा पूर्व में आया, ईस्वी में आया था, माफ कीजिएगा। और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है ना। विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक क्या है? फोक्यू की है। ठीक है ना। इसकी जो है पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद ह्वेनसांग के बारे में देख लेते हैं। तो ह्वेनसांग आपका आया था 629 से 645 ईसा पूर्व ईस्वी में भारत में रहा था, और यह हर्षवर्धन के शासन में आया था। ठीक है ना। हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और इसकी पुस्तक बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। CU की इसकी पुस्तक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है। जो चरक संहिता है इसकी रचना जो है चरक ने की थी, और यह किससे संबंधित है? इसमें चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। चरक संहिता में। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान थे। ठीक है ना। विद्वान थे जो कनिष्क के, यानी जो है चरक किसके दरबार में रहते थे? ध्यान रखिएगा, कनिष्क के दरबार में रहते थे, और कुषाण वंश के जो है शासक थे कनिष्क, आपको पता है, कुषाण वंश के जो है शासक थे कनिष्क, इसके दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है, जिसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो मौर्य का जो अर्थव्यवस्था था वह मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था। ठीक है ना। यहाँ पर कृषि का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर किया जाता था। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल को बहुमुखी प्रगति का युग कह सकते हैं। ठीक है ना। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि इसमें उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई, यानी सभी का जो है वृद्धि हुआ था। आर्थिक अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषि था, यानी आर्थिक जो स्थिति थी वह कृषि पर ही निर्भर करती थी। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी मौर्य काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है?
तो अशोक के शिलालेखों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा शिलालेख आपका 13वां शिलालेख है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाता है, 13वां शिलालेख है जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाली कलिंग युद्ध का वर्णन बहुत बार पूछा जाता है। कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? जो है 13वें शिलालेख में आपके कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी अशोक का जब जो है आक्रमण हुआ था तो उसमें कलिंग की राजधानी तोसला या तोसली थी, ठीक है ना, तोसला भी दिया जाता है। तो कलिंग की राजधानी उसमें तोसली थी। व्याख्या देखते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात यानी 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व सन पूछा जाता है, ठीक है ना, 261 ईसा पूर्व कलिंग की विजय प्राप्त की थी, ठीक है ना। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय नीति अपनाई थी, यानी इसकी युद्ध के बाद जो है अशोक ने हथियार अपना त्याग दिया था और धम्म की नीति अपनाई थी, यानी बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो देव नाम प्रिय की अगर बात की जाए तो यह आपका अशोक का ही दूसरा नाम था, देव नाम प्रिय। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 हो जाएगा। हालांकि अशोक के कई नाम थे, यहाँ पर उसका वर्णन दिखते हैं व्याख्या में। अशोक शिलालेखों में अशोक को जो है देव नाम प्रिय से संबोधित किया गया है, देवनाम प्रिय से संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख देखिएगा, भाब्रू अभिलेख जो है इसमें अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो नहीं जिसका वर्णन मिलता है यहाँ पर बुद्ध को बुद्ध शाक्य भी कहा गया है, ठीक है ना। मास्की और गुर्जरा, नत्तूर और उडे गोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है, ठीक है ना। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। जो है जूनागढ़ अभिलेख जिसका निर्माण जो है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, उसमें भी अशोक का जो है उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? ठीक है, तो तक्षशिला शहर की अगर बात की जाए तो यह है आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, ठीक है ना। तक्षशिला जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी, ठीक है ना। गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा था, ठीक है ना। तक्षशिला का निर्माण जो है भरत के पुत्र जो थे इनके नाम पर रखा गया था। तक्षशिला प्राचीन काल से ही शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो कलिंग पर विजय के बाद अगर की जाए तो आपके 13वें शिलालेख में है। पिछले क्वेश्चन में आप लोग पढ़कर आए हैं, 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना, वही व्याख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, ठीक है। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर था? आपका सारनाथ में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा, सारनाथ में, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। अशोक का सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। आपको पता है भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह वही है जिसमें आपका 3 शेर दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखाई देता। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीति सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, जिसके अलावा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। देखते हैं। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारकों के लिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा चार्जर ऐड कर लें। कौटिल्य को भारतीय राजनीति विचारकों का जनक माना जाता है, ठीक है ना, माना जाता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं कौटिल्य के? विष्णुगुप्त, ध्यान रखिएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य, सबसे प्रसिद्ध नाम चाणक्य के नाम से ही जाने जाते हैं। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र की रचना की, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चाणक्य के ही सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जबकि आपको पता है समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि आपको पता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं की बात आ रही है, तो ब्राह्मी लिपि की अगर बात की जाए तो इसमें जो है शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी मास्की है, गुर्जरा है, इस सब में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। देखते हैं व्याख्या। शाहबागढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के, ध्यान रखिएगा कहाँ है, पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है, मर्दाना भी बोला जाता है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, इसमें खरोष्ठी लिपि किया है। 30 जनवरी 2004 को यूनेस्को द्वारा इसे ऐतिहासिक स्थल यानी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोच्चम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान की अगर बात की जाए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्तंभ, ठीक है ना। मौर्य काल में जो है स्तंभों का लेखन का प्रचलन बढ़ गया था। व्याख्या देखते हैं इसकी। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में यानी 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थलों के रूप एवं स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसमें से जो है आपका कामरूप जो है वह अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख, देखिएगा जो है दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य जो है कर्नाटक तथा गुर्जरा तक जो है विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था, उसके यहाँ पर श्रीनगर बसाया, ठीक है ना। कश्मीर नगर में श्रीनगर की स्थापना किसने? अशोक ने की थी। कल्हड़ के राजतंगड़ी के अनुसार, देखिए राजतंगड़ी की जो है रचना कल्हड़ ने की थी। अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी तथा उसके राज्य प्रतिनिधि जलोक ने अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है, ध्यान रखिएगा, कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो है यह है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, मौर्य काल के जो है संबंधित है। व्याख्या देखते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण जो है 300 ईसा पूर्व हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व हो गया था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है ना। योग दर्शन के प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है ना। कौन थे? पतंजलि थे। व्याख्या देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म गोनारथ यानी गोनिया जिले गोनिया में हुआ था, ठीक है ना। माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे, ठीक है ना, पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिए जो है 3 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है ना। इनके लिखे 3 ग्रंथ मिलते हैं, कौन कौन? योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें, ठीक है ना। छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। राजवंश की पहचान कर रहा है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा आपका। दिया गया आपका पुष्पमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए थे, यानी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। तो पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस शासन के समय लिखा गया था। तो
आपको पता है जो है यही पहले से ही क्लियर हो जाता है, पहले क्वेश्चन से ही पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इस देखिए ग्राम विकास अधिकारी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा, देखिए मौर्य वंश के बारे में देख लेते हैं। इसके अंतिम राजा जो है बृहद्रथ थे, उनके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, जो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और जो शुंग वंश की स्थापना की थी मालिका अग्निमित्रम, ध्यान रखिएगा, मालिका अग्निमित्रम, दिव्यावदान व तारानाथ के अनुसार जो है पुष्यमित्र का राज्य साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार यानी विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासन काल के में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से क्लियर रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है आपका। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग के जो है राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुरातत्व व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लगाया था, लिखी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। ठीक है ना, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। देखते हैं व्याख्या। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। ठीक है ना, कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध जो है आयुर्वेद ग्रंथ है। वे कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाणों की अगर बात की जाए तो यह मूलतः आपके मध्य एशिया से आए थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, मध्य एशिया से आए थे। व्याख्या देखते हैं। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वहां से निकल जाने पर ये लोग काबुल कंधार में आकर बस गए। ठीक है ना, कहाँ पर बसे? पहले काबुल कंधार में आकर बस गए तथा वहाँ की सभ्यता से प्रभावित हुए। और यह भारत आने वाली यूची जाति के 5 शाखाओं में से एक थी। ठीक है ना, अब आ जाता है आपका गुप्त काल खत्म होता है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य आता है, मौर्य और मौर्योत्तर खत्म होता है। इसके बाद अब गुप्त एवं गुप्तोत्तर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है ना, धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो किसके दरबार में रहते? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। वे शल्क क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में धन्वंतरी एक थे। ठीक है, इनके दरबार में भी नवरत्न रहते थे। जैसे जो है अकबर के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। और नवरत्न के में कौन कौन थे? एक तो धन्वंतरी थे, दूसरे छपड़क थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे जिनकी आप लोग कथाएं सुनते हैं, घटकर्पण थे, वररुचि थे, अमर सिंह थे, और वाराह मिहिर एवं कालिदास जो है, कालिदास भी आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत जो है आपका 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। व्याख्या देखते हैं। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के पड़ोता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, यानी इसका जो है स्थापना या इसे लाने वाले जो है विक्रमादित्य थे, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। अब देखते हैं कुछ संवत और उसके
पड़ेता, ठीक है ना, यानी उसकी स्थापना किसने, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व जो हो गया, और ये आपके विक्रमादित्य ने किया था। शक संवत की बात की जाए तो 78 ईसा पूर्व से था, ईस्वी से था, और इसके संस्थापक कनिष्क थे। और हिजरी संवत की बात की जाए तो 622 ईस्वी में हुआ था, और इसके संस्थापक आपके मोहम्मद साहब थे। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगोलविद बाराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे? तो आपको पिछले क्वेश्चन में देख कर आए हैं कि ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यहाँ पर आप लोग वही सेम जो है व्याख्या दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें कौन सा 5 इंडीज था? तो 5 इंडीज की बात की जाए तो आपके कौन कौन से, पंजाब था, कन्नौज था, बंगाल था, बिहार और उड़ीसा था। देखिए वीडियो 2018 के पेपर में आया है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये थे, ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार यानी बिहार मिथिला के नाम से जाना जाता था, और उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाई। देखिएगा, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज को राजधानी बनाई, यानी कन्नौज थी। यह एक अच्छा नाटककार और कवि था। इसने देखिएगा 3 पुस्तक इसने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। बहुत बार पूछा जाता है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो हर्षवर्धन के समय जो बौद्ध महासभा हुई थी वह हुई थी आपका प्रयाग में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। बोला तो ये भी जाता कि अपना जो है सारा जो है शाही खजाना वहाँ पर दान कर देता था। वर्तमान में इसे महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासन था? तो कन्नौज से पहले की अगर बात की जाए तो वह थानेश्वर का शासन था, ठीक है ना। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर ही थी। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षवर्धन जो है अंतिम हिंदू सम्राट था, माफ कीजिएगा, सम्राट था। जिसने समस्त उत्तरी भारत जो है भारत पर राज्य किया था। यह ऐसा हिंदू सम्राट था अंतिम जो पूरे उत्तर भारत पर जो है अपना शासन किया था। हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो जो है प्रसिद्ध महिला शासक राजपूत राजवंश का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन दिया गया है आपका, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। यहाँ पर जो है तोमर वंश का शासन था। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा, तोमर वंश। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर जो है तोमर वंश का शासन था। पेन को थोड़ा जो है और पतला करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। क्या है, तोमर वंश का शासक था। हाँ, अब ठीक रहेगा। आरंभ में तोमर वंश का शासक था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना। तोमर वंश की स्थापना किसने कहा? दिल्ली की स्थापना जी अनंगपाल तोमर ने ही किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वंश के अंतिम शासक जो है तेजपाल द्वितीय थे, ठीक है। तोमर, तम्मर या कुंतल उत्तर पश्चिमी भारत के गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद और कब और कहाँ मारा गया? तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यह जो है जयचंद 1194 में, ध्यान रखिएगा, 1194 में जो है कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया था, ठीक है ना। गोरी आया था। कन्नौज इटावा के बीच चंदावर नामक, देखिए चंदावर नामक युद्ध में जो है जयचंद मारा गया था। जयचंद के बीच जो युद्ध हुआ वह इसमें जयचंद पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर जो है शासन नहीं किया?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजपूतों ने जो है दक्षिण पर शासन नहीं किया। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या में वही चीज दिया गया है। यहाँ से अब शुरू होता है आपका पाल वंश। ठीक है, पाल वंश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी से होगा, भारत की जो है पूर्वी हिस्से से संबंधित है पाल वंश। ठीक है, देखते हैं, पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1174 ईस्वी तक चला था। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक जो था धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का पहला शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जो है गोपाल था, पाल वंश का पहला शासक। और इसका जो है शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहाँ से 65 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, माफ कीजिएगा 65 होता है बस। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन में आपका दक्षिण भारत के जो है चोल राजवंश के बारे में इसमें बताना है। जो चोल राजवंश था, चोल हो गया, चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, संगम हो गया, ये सभी वंशों के बारे में यहाँ से देखेंगे। दिया है आपका, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसके चोल शासक ने करवाया था? तो ये इसका निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है ना, राजेंद्र प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिल साहित्य। ठीक है ना, तमिल साहित्य जो है फेमस। देखिए व्याख्या हम उसका करेंगे जिसमें जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सब वही चीज दिया गया है, तो अब लोग आगे देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो जो है इसे ऑप्शन सी से होगा पलिच्छांदम कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। एक ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल की भूमि जो दान में दी जाती थी उसका विवरण निम्न है। कौन कौन? एक तो होता है वेल्ला वगाई, इसमें गैर ब्राह्मण किसान के जो है स्वामी की भूमि होती थी, यानी जो गैर ब्राह्मण होते थे। दूसरा है ब्रह्मदेव या ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। 16 भोग क्या है? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे जो है 16 भोग कहते थे। आगे आपका पलिच्छादम जिसकी बात की गई है, यह आपका जैन संस्थाओं को जो है दान में दी गई भूमि होती थी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से, प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है ना, उसमें जो है कौन सी रचना लिखी गई थी इसके बारे में वर्णन होगा। दिया गया आपका मल्लिकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास है। ठीक है, इसके लेखक जो है कालिदास है। दिया गया है मल्लिकाग्निमित्रम कालिदास, यहाँ पर जो है प्राचीन लेखक और उनके बुक दी गई हैं, तो कालिदास है मल्लिकाग्निमित्रम के। और 10 कुमार चरित्रम है, इसके लेखक आपके दांडी हैं। स्वप्नवासन दत्ता की बात करें तो महाकवि भास हैं। और किरातार्जुनियम की बात करें तो भारवी हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट बुक हैं जो है प्राचीन इतिहास के। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा, इसकी रचना भी आपके कालिदास ने ही की थी, जो है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अब यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट बुक दिए गए हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है आपके अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा। महाभारत वह वेद व्यास के द्वारा है। अब महाभाष्य की बात करें तो पतंजलि हैं। अभिज्ञान शकुंतलम अब कालिदास आ जाते हैं। रघुवंशम ये भी कालिदास जी की रचना है। पंचतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो विष्णु शर्मा हो जाते हैं। कामसूत्र इसके राइटर आपके वात्स्यायन हैं। उसके बाद और नीचे देखते हैं, उसके बाद दिया गया आपका सूर्य सिद्धांत। ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। बुद्धचरित अश्वघोष, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी। और गीत गोविंद के रचक आपके जयदेव। ठीक है ना, ये जो है प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण बुक हैं। आएगा प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएगा, इस पर आप लोग फोकस बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? सही जवाब होता है ऑप्शन डी, कादम्बरी के लेखक आपके बाणभट्ट है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी से होगा, बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कादम्बरी और हर्षचरित्र भी बाणभट्ट ने लिखा था, तो इसका भी देखिए यहाँ से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है,
विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये जो है आपका संस्कृत में भाषा में लिखा गया मुद्रा राक्षस। ऑप्शन यहाँ सी होगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। देखते हैं, मुद्रा राक्षस जो है 4वीं शताब्दी में जो है रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की नीतियों के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। इस ऐतिहासिक नाटक के हिंदी रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है, यानी इसका जो है हिंदी रूपांतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश का था? तो मेगास्थनीज जो है आपका ग्रीस का निवासी था। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, ग्रीस का निवासी था। देख लेते हैं, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसे इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज यूनान और ग्रीस का निवासी था। ऑप्शन यहाँ से तो बी से हो जाएगा। अब देखते हैं, प्राचीन काल की स्थापत्य के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है, इसे देख लेते हैं। यानी चित्रकला और संगीत कला जो भी है, इससे जो है संबंधित क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया आपका, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है खजुराहो मंदिर जो है आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। व्याख्या देखें तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में, ध्यान रखिएगा, छतरपुर जिले में है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में और से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। यहाँ मंदिरों को कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है, कंदरिया महादेव मंदिर यहीं पर है। अगला क्वेश्चन, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। इसमें सबसे बड़े मंदिरों में से एक कौन सा है? एलोरा मंदिर में जो है सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश मंदिर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एलोरा के कैलाश मंदिर की जो है बार बार व्याख्या की जाती है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल में, ठीक है। मथुरा कला का विकास किसमें हुआ था? कुषाण वंश के शासक के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ पर मिलती है? सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका की गुफा में मिलती है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, भीमबेटका की गुफा में जो है नवपाषाणकालीन गुफा चित्र मिलते हैं। व्याख्या देखते हैं क्या दिया है, भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म पत्तों एवं छालों का प्रयोग करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपके सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, सोनभद्र में स्थित है। तो यहाँ से आपका जो है 78 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से थे। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा लेक्चर, पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका पूरा वीडियो यहीं खत्म होता है। इसके बाद जो है आधुनिक इतिहास या इसके बाद मध्यकालीन इतिहास का पूरा लेक्चर एक ही साथ कवर किया जाएगा, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।